हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम विकास है। आज हम कक्षा 5 में हमारी परिवेश अध्ययन की पुस्तक में पाठ 4 हौसलों की उड़ान पढ़ेंगे। उम्मीद करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। चलो हम पढ़ते हैं आगे। ये पाठ 4 हौसलों की उड़ान। यहाँ पर वहीदा एक लड़की वो बोल बोल कर अखबार पढ़ रही थी जिसमें लिखा हुआ था, बेटियों ने रचा इतिहास, सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में ईरा सिंघल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीदा का छोटा भाई हामिद सुन रहा था। तो यहाँ पर जो 2014 में सिविल सर्विस की परीक्षा हुई थी, सिविल सर्विस जिसके थ्रू लोग आईएएस आईपीएस मतलब जो भारत की जो सबसे बड़ी सर्विस मानी गई है उसमें जाने का मौका मिलता है। तो ये उसकी बात है जिसमें एक ईरा सिंघल नाम की लड़की ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। वहीदा की माँ उससे पूछ रही है कि वहीदा, ईरा सिंघल के बारे में पढ़ रही हो क्या? तो इसमें तो वहीदा क्या कहती है, हाँ अम्मी, अखबार के इस साक्षात्कार में उन्होंने बताया है मुझे रीढ़ की हड्डी स्कोलियोसिस की समस्या जन्म से ही थी। वो बताती कि भी उसको ईरा सिंघल के बारे में इसमें एक साक्षात्कार छपा हुआ अखबार में, उसमें बता रही है कि भी उसको जन्म से ही रीढ़ की हड्डी में एक साइकोलियोसिस की एक समस्या होती है, उस चीज़ की समस्या थी जन्म से ही। 60-8 साल की उम्र में इसके कारण अधिक परेशानी आने लगी थी। मेरे हाथों व पैरों में भी समस्या थी। रीढ़ की हड्डी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे मुड़ती गई। मतलब एक तरह से ये लगा लो कि भी कोडपन आ जाता है, जिससे जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी का जो पिछला हिस्सा है उसमें उभार होना शुरू हो जाता है। इसके लिए ब्रेस यानी एक पेटी होती है जिसकी सहायता से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा जाता है, वो बांधी जाती थी जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती थी। इन समस्याओं के बावजूद मैंने कभी हार नहीं मानी। इसमें बता रखा है कि भी पढ़ाई के साथ साथ ईरा और भी शौक रखती थी, जैसे डांस करना, एक्टिंग करना, थिएटर और यात्राएं करना। अब जो वहीदा कह रही है कि अम्मी, इतनी परेशानी के होते हुए ईरा का यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होगा। यानी यहाँ पर जो वहीदा है वो अपनी माँ से प्रश्न पूछ रही कि भी इतनी समस्या थी उसके बावजूद भी उसने ये सब चीज़ मतलब इसमें सिविल सर्विस में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। अब जो वहीदा की माँ वो कह रही है, हाँ मुश्किल तो था ही। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कहा था कि उसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के स्कूल मतलब जिस तरह वो कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें कोई मेंटली डिस्टर्ब बच्चा होता है या फिर डेफ होता है, मतलब ब्लाइंड होता है या फिर बहरा होता है, बोल नहीं पाता, इस तरह के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाता है। हीरा का कहना कि हमें अपनी कमियों पर ध्यान न देकर अपनी खूबियों को बढ़ाना चाहिए। इतने में पूनम दीदी आ गई। वे देख नहीं सकती, वे एक स्कूल में पढ़ाती हैं। तो हीरा कहती है, दीदी आज आपके स्कूल की भी छुट्टी है? तो जो पूनम दीदी जो आई है वो कहती है, हाँ तुम भी तो स्कूल नहीं गए हो। हीरा कहती, दीदी आप बिना देखे पढ़ाने का काम कैसे करती हैं? आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा बच्चा या कौन कौन से बच्चे कक्षा में हैं और कौन कौन नहीं है? अब जो उसका जवाब देती है पूनम, हामिद, हम लोग हर बच्चे को उसकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं खुद भी पहले पढ़ कर जाती हूँ। हामिद जो क्या नाम है, वो जो बच्ची है वो कहती है, खुद पढ़ कर? वह कैसे? हीरा जो पूनम दीदी वो कह रही है कि मैं ब्रेल लिपि में पढ़ती हूँ और तथा ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से सुनकर अपने विषय की तैयारी करती हूँ। ब्रेल लिपि होती है कि इस प्रकार की लिपि होती है जो कि भी जो देख नहीं पाते उन बच्चों के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसकी सहायता से वो जिसको छू कर वो उस चीज़ की बनावट को पढ़ पाते हैं।
या फिर वो कहती कि भी जैसे ऑडियो कैसेट में या फिर कंप्यूटर में विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर आजकल अवेलेबल हैं, तो उसको सुनकर वो पढ़ती थी। वहीदा कहती, दीदी आप अपने कॉलेज में भी प्रथम स्थान पर आती थी, आप ब्रेल से पढ़ तो लेती हैं पर परीक्षा कैसे देती हैं। अब भाई बच्चा उत्सुक तो होगा ही, तो वो पूछती है कि दीदी आप कॉलेज में भी पहले स्थान पर आई, आप ब्रेल से पढ़ तो लेती थी लेकिन परीक्षा कैसे देती थी। तो दीदी कहती है कि भाई परीक्षा में लिखने के लिए हमें एक लेखक साथ ले जाने की अनुमति होती थी। मतलब लेखक साथ ले जाने की अनुमति का मतलब कि भी उसका हेल्पिंग हैंड के रूप में, जो वो बोलती जाएगी और वो उस चीज़ को लिखता जाएगा, इस तरह परीक्षा दी जाती थी। वहीदा कहती, दीदी ब्रेल लिपि के बारे में कुछ बताओ ना, कुछ बताओ ना। जो वो है, जो वहीदा है, वो भी उत्सुक, वो जानना चाहती कि ब्रेल लिपि है क्या चीज़। अब कहती वो, जो पूनम कहती है, लुई ब्रेल को इस लिपि का जनक माना जाता है। लुई ब्रेल, ये फोटो है उसका, उसको इस लिपि का जनक माना गया है। उसका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस में हुआ था। बचपन में आंख में चोट लगने से वे आंखों की रोशनी खो बैठे थे। अन्य विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय लुई को पता चला कि सेना के कैप्टन बार्बर ने सेना के लिए ऐसी कूटलिपि का विकास किया जिसकी सहायता से वे अंधेरे में भी संदेशों को टटोलकर पढ़ सकते थे। लुई 8 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद 6 बिंदुओं वाली लिपि बनाने में सफल हुए। इसे ही ब्रेल लिपि का नाम दिया गया। यानी जो उसका जो नाम था लुई ब्रेल, उसके नाम से ही इस लिपि का नामकरण किया गया। ब्रेल लिपि के 6 बिंदुओं को उनके सामने लिखे अक्षरों या अंकों द्वारा जाना जाता है। इस लिपि में इन्हीं छह बिंदुओं से वर्णों की आकृति का निर्माण किया जाता है। स्केल पर कुछ चौरस खिड़कियां बनी होती है। इन खिड़कियों में लाइन से कटावदार 6 बिंदु बने होते हैं। एक नुकीली कलम से स्केल की खिड़कियों में बने कटावदार बिंदुओं से कागज पर छेद करके लिखा जाता है। कागज के उल्टी तरफ उभरे हुए छेदों को शब्दों के रूप में छूकर पढ़ा जाता है। तो ये ब्रेल लिपि का एक जरिया है कि भी, एक तरीका कि भी किस तरह जो अंधे जो होते हैं, जिनको दिख नहीं पाता, वो किस तरह इस चीज़ को पढ़ते हैं। उसके बाद है, अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता लगाओ जिसने विशेष आवश्यकता के बावजूद कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे अगर हम कोशिश करते हैं तो। उसके बाद आ जाता है हेलन केलर। 20वीं शताब्दी की एक विलक्षण महिला थी। 2 साल की उम्र में गंभीर बीमारी से उनकी देखने व सुनने की शक्ति चली गई थी। हेलन ने अपनी अक्षमता को स्वीकार किया व उसके अनुरूप अपने आप को ढाला। मई 1888 में हेलन बोस्टन स्थित पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड संस्थान में दाखिल हुई। तो ये एक इंस्टीट्यूट है, एक पार्किंग इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड, सॉरी ये थोड़ा फ़ोन में है इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। फॉर द ब्लाइंड संस्थान में दाखिल हुई। तो वो जो ब्लाइंड बच्चे उनके लिए है। 24 वर्ष की अवस्था में कला स्नातक की डिग्री हासिल की, यानी करने वाली वह पहली दृष्टिबाधित और बधिर महिला थी। दूसरों के साथ पारस्परिक संवाद संभव करने के लिए प्रतिबद्ध एलन ने बातचीत करना सीखा। होठों के स्पर्श से लोगों की बात समझने का हुनर सीखना उनकी अद्भुत स्पर्श क्षमता का प्रमाण था। हेलन केलर ब्रेल तथा हाथों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में भी निपुण थी। हेलन केलर को घूमने, खेलने और पशुओं के साथ रहने, थिएटर देखने, समुद्री यात्रा करने का शौक था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उन्हें ग्रामीण परिवेश से प्यार था। सामाजिक कार्य भी करती थी। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए बहुत से कार्य किए। जो लोग बोल नहीं सकते के लिए उनके लिए संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। इसी प्रकार कुछ और संकेत नीचे दिए गए हैं, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ जैसे ये पहला है हेलो कैसे बोला जाता है, उसके बाद गुड बाय कैसे बोला जाता है,
ये सब चीज़ दिए हुए, माफ़ करना, कौन सा, नहीं, धन्यवाद, आपका स्वागत है, ये कुछ संकेत हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले किन्हीं 5 व्यक्तियों के बारे में पुस्तकों, इंटरनेट आदि से पता लगाओ। तो जिन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की है, 2 तो ये है ही हमारे पास। उसके अलावा ये देखो, आप संयुक्त परिवार के कुछ सदस्य किन कारणों से दूसरे स्थानों पर रहने के लिए चले जाते हैं। आस पड़ोस की स्वच्छता न रखने से कौन सी बीमारी हो जाती है। ये कुछ है, ये अपनी तरफ से करने के हैं। ये खालिस्तान है ये हमारे पास, जो लोग देख नहीं सकते थे, डैश लिपि से पढ़ते, तो कौन सी है वो, ब्रेल लिपि से। ठीक है। हेलेन केलर पहली डैश व बधिर स्नातक महिला थी, तो कौन सी थी, दृष्टिबाधित। ठीक है। ब्रेल लिपि में डैश बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं। डैश रीढ़ की हड्डी की एक समस्या है, तो स्कोलियोसिस है। ब्रेल लिपि के जनक, इसका नाम क्या है, लुई ब्रेल। तो ये हमारा पाठ था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।